बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 4। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी 4 डायमेंशंस होती हैं। उनमें से 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। फर्स्ट वन वाज पीपल और दूसरे नंबर पे हमने प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज थर्ड डायमेंशन है जो हमारी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो डायमेंशन है प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। अगर तो कोई ऐसा कस्टमर है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आपको रिक्वायरमेंट इकट्ठे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको बता देगा कि कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, PHP के अंदर चाहिए, C++ के अंदर चाहिए, और साथ में ही वो आपको टूल भी बता देगा कि किस टूल को यूज़ करके आपने ये प्रोजेक्ट करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कंप्यूटर साइंस फील्ड का नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे मुकम्मल डीप स्टडी के साथ ये डिसाइड करना होगा कि किस लैंग्वेज और टूल को यूज़ करना चाहिए। आपने उस प्रोजेक्ट को देख लेना है और अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट आपने अपना जो डीप स्टडी है, जो अपनी डीप स्टडी की होगी, उसके मुताबिक आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी और कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा। 2-3 बातें हैं जो टेक्नोलॉजी और टूल को यूज़ करने में आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। टूल और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो मल्टी प्लेटफॉर्म पर रन हो सके। मतलब क्या कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ विंडो पर ऑपरेट हो रहा है, विंडो पर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है उसने विंडो के साथ साथ उसको लिनक्स पे भी चलाना हो, यूनिक्स पे भी चलाना हो। तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह मतलब अपना जो टूल है या टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की सिलेक्ट करनी है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी रन हो सके। नंबर 2, मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए जी। आपकी टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज या टूल आप जो सिलेक्ट करेंगे उसको मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा आपकी जॉब जो है वो छोड़ के चला जाता है तो मार्केट में उस लैंग्वेज और टूल के लोग अवेलेबल होने चाहिए। ये ना हो कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज या ऐसा टूल आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको बाद में अगर कोई बंदा आपका छोड़ के चला जाता है और मार्केट के अंदर उस टेक्नोलॉजी वाला या उस लैंग्वेज पे काम करने वाला बंदा ही आपको ना मिले। तो ये बातें हैं आपको जो ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी सेलेक्टिंग आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कस्टमर की, तो सबसे ज़्यादा हम जो बात करते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही करते हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा सारे का सारा दारोमदार है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर ही होता है। Customer satisfaction is very important and the most considerable part in the project management. अगर आपके पास लोग बड़े टैलेंटेड हैं, आपने काम के दौरान बड़े बेहतरीन किस्म के प्रोसेसेस को फॉलो किया है, टेक्नोलॉजी भी आपने लेटेस्ट की है इस्तेमाल, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो आपने सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट वो अपना मुकम्मल करना है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की वैसे तो बहुत सी स्किल्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है, उनको डिस्कस करेंगे आज। आपके मुकम्मल प्रोजेक्ट को
स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। उसे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते ही इसलिए हैं कि उसने आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैनेज करना होता है। तो जैसे मैंने पहले बात की, वैसे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत सी स्किल्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कॉमन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है लीडरशिप। आप कहते हैं कि एक कंपनी की जो एक हायरार्की होती है उसको अगर देखा जाए तो सबसे हमारे पास पहले प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे टीम लीड्स काम कर रहे होते हैं, टीम लीड्स के नीचे सिस्टम एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट के नीचे डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स होते हैं, एंड सो ऑन। तो जो लीडर है, तो क्या आपके उस लीडर के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी हैं कि नहीं हैं? क्या वो लोगों से काम करवा सकता है कि नहीं? क्या वो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकता है कि नहीं? लोगों का जो आपकी टीम है उनका स्टेटस वो चेक कर सकता है कि नहीं? अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इट विल गो टुवर्ड्स द फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट। तो लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। एक तो उसका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, दूसरा हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री के साथ साथ वो जो प्रोजेक्ट उसको असाइन किया गया है, क्या उस प्रोजेक्ट का भी उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या वो लोगों से काम करवा सकता है कि नहीं जो उसके अंडर है। नंबर 2, क्या वो जो काम है उसको असाइन किया गया है उसको मॉनिटर कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हमने आफ्टर फ्यू डेज उसको मॉनिटर करना होता है। अब आपका एक 3 माह का प्रोजेक्ट है, आपका 6 माह का प्रोजेक्ट है, आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, आपको वीकली बेसिस पे, आपको आफ्टर 15 डेज मंथली बेसिस पे उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। इसके अंदर माइलस्टोन्स होती हैं, प्रॉपर माइलस्टोन कॉमन एग्जांपल है। माइलस्टोन वैसे तो कहते हैं जो आपके, अगर आप लाहौर या कहीं पे भी आप रोड पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको साइड पे, रोड की साइड पे एक ब्लॉक नज़र आता है जी, आपकी डेस्टिनेशन इतने किलोमीटर रह गई है, लाहौर यहाँ से जी 25 किलोमीटर रह गया है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वो उतना ही कम होता जाएगा, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं माइलस्टोन का। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी माइलस्टोन्स होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है, इससे आगे इतने फेजेस रह गए हैं। तो क्या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं? नंबर 3 के अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है आपके पास। हमने एक बंदे को काम दे दिया है, आपने ये काम करना है, अब उसका क्या स्टेटस है, कितना % उसने वो काम मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन, क्योंकि जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है जिनमें CEO होता है सबसे पहले, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, उसके नीचे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो इन सब लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका प्रोग्रामर है, इन टाइम आपके सोल्यूशन डेवलपर को कोड नहीं देगा, और इसी तरह अगर सोल्यूशन डेवलपर है वो इन टाइम आपने सिस्टम एनालिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो प्रोजेक्ट फिर भी फेल हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो हायरार्की है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, इनके दरमियान कम्युनिकेशन का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन होगी तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो उसका जो नुकसान है वो ये होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नंबर 3 जो हमारे पास स्किल है उसमें आता है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम टेक्निकल फेलियर की हो सकती है, कोई हार्डवेयर है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे पास बैकअप होने चाहिए। डेवलपर छोड़ के चला जाता है तो उसका भी हमारे पास बैकअप होना चाहिए कि हमारे पास इतने लोग होने चाहिए कि हम उसके जाने से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या हमारे पास कोई इस तरह की मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि अगर वो बंदा छोड़ के चला जाता है तो हम फ़ौरन उसकी जगह पे एक नया बंदा लेके आ जाएं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास नेगोशिएटिंग है कि जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको एम्प्लॉइज़ के एंड पे, बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट मैनेजर को नेगोशिएट करना पड़ता है एम्प्लॉइज़ के साथ सैलरी की बेस पे, ओवर टाइम की बेस पे, इन टाइम डिलीवरी पे कि सैलरी बाज़ दफ़ा लोग ज़्यादा मांग रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको नेगोशिएशन आनी चाहिए, वो लोगों के साथ नेगोशिएट कर सके कि हमारे पास नॉर्मल ये सैलरी चल रही है आपके लेवल की, तो हम आपको यही ऑफ़र करेंगे। बाज़ दफ़ा हमें ओवर टाइम अपने एम्प्लॉय से मांगना पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी उसको नेगोशिएट करना आना चाहिए। अगर कस्टमर के एंड से देखें इस चीज़ को, तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट हैं उनका मीट होना बड़ा ज़रूरी है। तो साथ साथ हमने इस चीज़ को भी चेक करना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो उनको मीट किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का कितना इन्फ्लुएंस है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कितना असर है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ये नहीं है कि एक बंदे ने एक कान से सुना है जी, दूसरे से निकाल दिया, हाँ जी कर लेंगे बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो कमांड है उसके लिए कमांड ही होनी चाहिए, ऑर्डर ही होना चाहिए, और वो विद इन दैट टाइम, विद इन दैट पीरियड, जितना आपने उसको बताया हुआ है आपको वो आउटपुट मिलनी चाहिए। मेंटोरिंग है, वैसे तो मेंटोरिंग का अगर हम जनरल मतलब देखें तो उसके कुछ और मतलब है, लेकिन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना एडवांस एक्सपीरियंस है और उसके पास कौन कौन सी एक्सपर्टाइज हैं जो अवेलेबल हैं। हाईली एक्सपीरियंस बंदा, डोमेन नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम मेंटरिंग के अंदर देखेंगे कि उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में जो आपको असाइन किया जा रहा है उसके बारे में आपके पास एडवांस में कितना एक्सपीरियंस। दूसरा, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इसमें कंसीडर किया जाता है। एक तो ये है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, एक आपका एक्सपीरियंस है फॉर दैट ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है हम मेंटोरिंग के अंदर देखते हैं। लास्ट स्किल है प्रोसेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। एक प्रोजेक्ट में प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कार को डिज़ाइन करना है तो रॉ मटेरियल से लेके उसको शोरूम तक लाने के लिए बहुत से प्रोसेसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी देखना पड़ता है कि जितने सारे के सारे प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप है। सबसे पहले प्रोसेस ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ग्रुप बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी की बुनियाद है। प्रोसेस ग्रुप का मतलब क्या है? प्रोसेस ग्रुप के अंदर बेसिकली कुछ फेजेस आते हैं जो एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन होते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं आप एक वेब डेवलपमेंट का ले लें, आप ऐप डेवलपमेंट का ले लें, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ले लें, आप सिंपल कार बनाना चाह रहे हैं, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में है, तो उसके जो फेजेस होंगे उनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, दोज फेजेस आर कॉल्ड प्रोसेस ग्रुप। और जो प्रोसेस ग्रुप है बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी की बेस है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। बेसिकली 5 तरह के फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, नंबर 2 वी हैव प्रोजेक्ट प्लानिंग,
उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, और पांचवा जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोजिंग है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन है इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली जितना भी आपका जो ग्राउंड वर्क है उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए वो आपका प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर हो रहा होता है, सारे का सारा ग्राउंड वर्क। दूसरी जो बात है, जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर आप कर रहे होते हैं, आप गाइडलाइंस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि किन गाइडलाइंस को फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, आप क्राइटेरिया सेट करेंगे कि जिसको फॉलो करके उस सारे के सारे प्रोजेक्ट को किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को देखा है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले तो हम ग्राउंड वर्क करते हैं। नंबर 2 हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करके हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और नंबर 3 हमारे पास वो कौन सा क्राइटेरिया है, हमने वो क्राइटेरिया भी सेट कर लेना है जिसको फॉलो करके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इसके अंदर हम एक इनिशियल स्कोप स्टेटमेंट भी बनाते हैं, उसके अंदर हम पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको स्कोप को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोजेक्ट चार्टर होता है। प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेस की जाती है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह हम लेके चलेंगे। लेकिन जो ये हमारे लिए प्रोजेक्ट चार्टर जो होता है ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट चार्टर नहीं बनाते। तो इस पूरे फेज़ के अंदर हमने 2-3 बातें हैं, इनको देख लेते हैं दोबारा से। प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले हमने ग्राउंड वर्क करना होता है, जितना भी आपका ग्राउंड वर्क है वो सारा का सारा प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर आएगा। नंबर 2 हम गाइडलाइंस जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं कि किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। नंबर 3 हम क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, किस क्राइटेरिया को फॉलो करके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इसके अंदर हम एक स्कोप स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। स्कोप स्टेटमेंट के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप बता दिया जाता है, और एट द एंड हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर आ जाता है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है आपके प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर आ जाएगी। नंबर 2 अगर हम देखें, हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग है। जैसे कि नाम से ही यहाँ पे आपको समझ आ रही है इस बात की कि दिस फेज प्रोड्यूसेस अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इस फेज़ के अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, हम पूरे का पूरा एक प्लान तैयार कर लेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलेंगे। जब हमने ग्राउंड वर्क कर लिया, जब हमारे पास गाइडलाइन सारी की सारी सेट होगी, हमने क्राइटेरिया अपना बना लिया, उसके बाद हमने प्लान बनाना है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करके इस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए इस ग्राउंड वर्क की बेस पे हमने अपने पूरे प्लान को हमने बना लेना है कि हम इस सारे प्रोग्राम को इस प्लान के मुताबिक लेके चलेंगे और मुकम्मल करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। दिस इज़ द मास्टर प्लानिंग डॉक्यूमेंट विच एस्टैब्लिश स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस एंड मेक इट क्लियर हाउ द प्रोजेक्ट विल बी मैनेज्ड। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा। इसके अंदर जो चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्कोप है, उसके बाद कॉस्ट डेडलाइंस हैं, माइलस्टोन्स हैं, कम्युनिकेशन नीड्स हैं, और बाकी की सारी चीज़ें जो स्टेक होल्डर्स ने हमें बताया हुआ है कि ये चीज़ें हमें जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर हमें HR की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। उसके अलावा जितनी भी स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम मैनेज कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अगर कोई चेंजिंग्स आ जाते हैं तो उनके साथ भी हम कैसे डील करेंगे। बाज़ दफ़ा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा होता है और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई किसी किस्म का एरर आ जाता है, कोई रन टाइम एरर जिसे हम नाम देते हैं, या फिर कोई और किसी किस्म की चेंजिंग आ जाती है, तो हम किस तरह उससे डील करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी
top of the issues that arise as well as the making regular forecast of the future scheduling and the cost problem to deal with the changing as far in advance as possible। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको देखना होता है। उसके बाद हमने पहले बात की है कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। देखें आपकी जो प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन है, अब इनके दरमियान जो चेन है ये सारी की सारी जो है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन बनी रहती है। अब जो की प्लेयर है यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ भी राब्ते में रहता है और जो लो लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी राब्ते में रहता है। उनको ये कमांड दे के टॉप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये प्रोसेस भी लाजमी होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। डिलीवरेबल्स सारे के सारे टाइम पे आपने डिलीवर किए हैं, विद इन बजट किए हैं और एक्सेप्टेबल क्वालिटी पे किए हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है यहाँ पे कि बाज़ दफ़ा आप डिलीवरेबल टाइम पे करते देते हैं, आप विद इन बजट भी कर देते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो यूज़र एक्सेप्टेंस के मुताबिक नहीं होती। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो क्वालिटी है वो यूज़र एक्सेप्टेंस के मुताबिक है कि नहीं है। और सबसे एंड पे जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है वो ये है प्रोजेक्ट क्लोजिंग। हमने प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी कि जितने आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उनकी कोई ना कोई स्टार्टिंग डेट होती है और कोई ना कोई एंडिंग डेट भी होती है। तो एट द एंड जब आप प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे तो उसके अंदर आपने ये सारी की सारी चीज़ें देखनी हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हमने जूम डिस्कशन के अंदर इसको देखा था कि जब आपके साथ कंपनी कोई एग्रीमेंट करती है, कोई स्टेक होल्डर है, कोई कस्टमर है, तो वो सारे के सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, फाइनल डिटेल सबमिट होनी चाहिए बिफोर द प्रोजेक्ट क्लोजिंग। आप प्रोजेक्ट क्लोजिंग के अंदर यही सारी की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो PMI 9 नॉलेज एरियाज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि PMI क्या होता है। PMI बेसिकली कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे भी अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन की तो आपके पास ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं। अब उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, ज्वाइन करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठे करना। मतलब अगर आपके पास पूरी बुक है जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, अब हर एक चैप्टर वो मॉड्यूल है। अब उन लोगों ने क्या किया जी, जो बेसिक्स के आपके कंसेप्ट हैं वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में आएंगे, उससे एडवांस लेवल वाले चैप्टर्स जो हैं वो बाद में आएंगे जिनमें एडवांस कंसेप्ट्स हैं, और जो उससे ज़्यादा एडवांस के कंसेप्ट्स हैं वो उसके बाद वाले चैप्टर्स के अंदर आएंगे। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने उसको बेस से लेके एडवांस की तरफ जाना होता है। ये नहीं कि एडवांस वाले जो चीज़ें हैं वो पहले आ जाएंगी और बेसिक्स वाली चीज़ें बाद में आएंगी। इससे आपके प्रोजेक्ट के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMI कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेट ऑफ़र करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के। PMP सर्टिफिकेट्स आपने अक्सर सुना होगा कि जी कोई बंदा आता है जी मैं PMP सर्टिफाइड हूँ। PMP क्या है? PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल को कहते हैं और PMI कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को। वो इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो है सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के 9 नॉलेज एरियाज़ हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम पहले भी कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, आपने उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है। एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स कर दिए होते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं
कि बेस्ट कॉलेज खारियां कैंपस जो है इसको ऑटोमेट करना है, या बेस्ट कॉलेज जो है जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, अब इसकी 3-4 ब्रांचेस हैं, इससे ज़्यादा ब्रांचेस है, तो हमने इसको ऑटोमेट करना है। अब ऑटोमेट का मतलब जो है वो जनरलाइज वर्ड है कि उसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी, उसमें वेब पोर्टल भी आ जाएगा, उसमें फ़ीस सिस्टम भी आ जाएगा, उसमें नेटवर्क सिस्टम भी आ जाएगा, उसमें टीचर मॉनिटरिंग भी आ जाएगी। तो ये सारे के सारे उसके अलग मॉड्यूल्स बन जाएंगे। तो आपको उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। अब इसकी तीनों ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं गुजरात के अंदर है, खारियां के अंदर है, गुजरात के अंदर है। अब उनका जो नेटवर्क बनेगा उनको मॉड्यूल उनको वो अब गुजरात वाला अलग से एक मॉड्यूल है, खारियां वाला एक अलग से मॉड्यूल है, गुजरात वाला एक अलग से मॉड्यूल है। अब इन तीनों को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक हेड ऑफिस उनका बन जाएगा। नंबर 2, अगर हम बात करें स्कोप की, तो नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट जो फेल होते हैं वो स्कोप की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्कोप को ठीक से मेजर ही नहीं कर पा रहे होते, कस्टमर से ठीक से हम रिक्वायरमेंट्स ही नहीं ले पा रहे होते, जिसकी वजह से स्कोप हमसे सही से डिफ़ाइन नहीं होता, सही से हमसे मेजर नहीं होता, और एट द एंड कस्टमर हमसे जो चीज़ मांग रहा होता है हम उसे वो नहीं दे पा रहे होते। नंबर 3, हमारे पास जो नॉलेज एरिया आता है, टाइम है कि कितना टाइम लगेगा। आपको कहा जाता है जी हमें ये 3 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट चाहिए, आप उसकी टाइम स्केजुलिंग करते हैं और आपकी टाइम स्केजुलिंग के मुताबिक 5 माह के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो रहा होता है। लेकिन ये बियरेबल है, कस्टमर कहेगा ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे जी मैं आपको 3 साल के अंदर करके दूंगा, तो वो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो आपसे उठ जाएगा। और दूसरा, वो लॉजिकली भी एक बात जो है वो अक्ल भी इस चीज़ को नहीं मानेगी। उसके बाद कॉस्ट है, कॉस्ट भी एक नॉलेज एरिया है। कॉस्ट एस्टिमेट करें, ये ना हो कि आप कॉस्ट के दौरान आप उससे कह दें जी आपका जो प्रोजेक्ट है 1.2 मिलियंस के अंदर आ रहा है, लेकिन आप जब उसको मुकम्मल करें तो आपकी अपनी जो कास्ट है वो 1.5 मिलियन पे चली जाए। नहीं, आपने जो भी कॉस्ट है, आप इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप स्केड्यूल कर लें, आप कॉस्ट एस्टिमेट कर लें। कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद 1-2 मिलियन आप उसे एक्स्ट्रा एज ए बैकअप भी डिमांड कर सकते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस पे आपको एक्स्ट्रा से नहीं लगाने पड़ेंगे। उसके बाद क्वालिटी है, क्वालिटी बेसिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्वालिटी को मेजर करना। हर बंदे की क्वालिटी की वैल्यू अलग होती है। एक बंदा कहता है मेरी क्वालिटी की वैल्यू ये है, मुझे जी ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद आई है, दूसरा कहता है नहीं मुझे इसमें ये ज़्यादा पसंद आया। तो ये बेसिकली वैरी करती है मैन टू मैन। तो आपने अपनी क्वालिटी को इस तरह का रखना है कि वो एक तो यूज़र एक्सेप्टेंस हो, सबसे जो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वो रिलायबल होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपकी कंपनी के जो लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनमें HR में हमारे पास टेक्निकल राइटर्स हैं, बिज़नेस राइटर्स हैं, सॉफ्टवेयर राइटर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, कोडर्स, प्रोग्रामर्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और दूसरा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है। तो आपने उनको पैरेलल लेके चलना है और इक्वल लेके चलना है। पैरेलल भी साथ लेके चलें, इक्वल भी लेके चलें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जी आते भी लेट हैं, चले भी जल्दी जाते हैं, और बाकी दूसरे जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग अपना मुकम्मल टाइम करके जा रहे होते हैं। तो इस तरह ये नहीं है कि वो जो बंदा लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है, उसको मोनीटर नहीं किया जा रहा। आप उसको मोनीटर करें। एक दिन हो सकता है कि कोई मिस ऐप हो गया हो, कोई बाइक पंचर हो गई हो, या कोई भी किसी किस्म का अगर मसला बन जाता है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप उसकी रूटीन देख रहे हैं तो आप उसको मोनीटर करें। और आपकी टीम के अंदर ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आप उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें। उसके बाद नंबर 7 पे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। अगर आपकी पूरी की पूरी टीम के अंदर कम्युनिकेशन गैप कहीं पे भी आता है तो अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है आपके प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। रिस्क है हमारे पास, देखिए रिस्क हमारे पास हर प्रोजेक्ट के अंदर होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर रिस्क होगा। अब फॉर एग्जांपल जी आप सॉफ्टवेयर हाउस बनाने जा रहे हैं, तो जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे तो बिजली के बड़े इशू चल रहे हैं,
तो आपके पास बैकअप पे जनरेटर्स होने चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर हाउस बना दिया, ये ना हो कि आप काम कर रहे हो और लाइट चली जाए, तो आपके पास उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, आपने इसका भी आइडिया लगाना है। अगर तो आपका लॉस जो है बियरेबल है तो आप उस प्रोजेक्ट को उठा लें। अगर आपका जो लॉस है बियरेबल नहीं है तो आप अगर उस प्रोजेक्ट को उठाएंगे तो आपकी कंपनी जो है वो बंद हो सकती है। लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, प्रोक्रूटमेंट है कि मार्केट से हमने जो चीज़ें ख़रीदनी हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हमें रॉ मटीरियल चाहिए, हमें लोग चाहिए, उसके अलावा जितनी सारी की सारी चीज़ें जो हम मार्केट से लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास टेंजिबल फॉर्म पे होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो है वो टेंजिबल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो हमने टेंजिबल फॉर्म में उनको करना पड़ता है। तो ये भी हमारे पास एक नॉलेज एरिया आ जाएगा कि मार्केट के अंदर जो हमने टेंडर देना है, जो वेंडर्स हैं हमारे जिनसे हम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो किस तरह के लोग हैं, वो ट्रस्टेबल हैं, रिलायबल हैं, और वो जो चीज़ें हमें दे रहे हैं क्या वो वाकई ही पायादार हैं और हमारे वो काम आ रही हैं कि नहीं, और कस्टमर उनसे आगे जो हम मार्केट के अंदर अपनी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं, कस्टमर उनसे सेटिस्फाई होता है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। अब ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे जो नॉलेज एरियाज हैं, सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर प्रोजेक्ट पे सूट करें। बाज़ दफ़ा इनमें से 4 नॉलेज एरिया सूट कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा 2 कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा सारे के सारे कर रहे होते हैं। तो ये आपने देख लेना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का है और उसका साइज़ जो है वो किस तरह का है, उस हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है। ट्रेड ऑफ ट्रायंगल है आपके पास, इनमें से 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, फास्ट, चीप एंड गुड। आपने बेहतर चीज़ें बनानी हैं, सस्ती बनानी है और तेज़ बनानी है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो वहाँ पे हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे कि पूरी की पूरी जो ट्रायंगल है उसमें हमने जिस तरह पहले बात की थी कि परफॉर्मेंस है, कॉस्ट है और स्केड्यूल है, कि टाइम, स्केड्यूल का मतलब यहाँ पे टाइम है। तो ये बेसिकली तीनों साइड्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, ट्रायंगल बनती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फिक्स वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। जिस तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो है उस पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट का स्कोप आ जाएगा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आ जाएगी। अगर कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट में हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, और अगर हम स्केड्यूल की बात करेंगे तो स्केड्यूल में हमारे पास टाइम आ जाएगा। कितनी कॉस्ट लगेगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, स्कोप क्या है, स्कोप मतलब प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, और सबसे ज़रूरी बात कि कितना टाइम है कि जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डिलीवरेबल करना है, हमने इसको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये सारा था आज का लेक्चर। मज़ीद आप इसको देख लें, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। आज ये समरी है आज के लेक्चर की। हमने क्या देखा पूरे लेक्चर के अंदर, हमारे पास जी डायमेंशंस ऑफ प्रोजेक्ट हैं, 4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले पीपल हैं, प्रोसेस हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी है और देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत सी स्किल्स होती हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कॉमन है। उसके बाद प्रोसेस ग्रुप है। प्रोसेस ग्रुप क्या है कि हर कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कुछ फेजेस होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर वो फेजेस लाजमी होंगे। 5 हमने डिस्कस किए। PMI 9 नॉलेज एरियाज़ को हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल है ट्रेड ऑफ ट्रायंगल है। इसको आप देख लें, सुन लें, समझ लें ध्यान से। किसी किस्म की अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप मुझसे हमारी मंडे को इंशाल्लाह जूम पे डिस्कशन होगी 3 बजे इंशाल्लाह। तब तक आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लें, आपकी जो क्यूरीज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जो सारी की सारी क्यूरीज़ हैं, देखिए क्यूरीज़ करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप वाकई ही इस चीज़ को देख रहे हैं।
और क्योंकि ये जो फीडबैक है ये तो हमारी क्योंकि CSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर ये